नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से है। टोल टैक्स से खरीदा जाएगी अब गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन। तो जमीन खरीदने के लिए फंड का इंतजाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए होगा। इस एक्सप्रेसवे के टोल का अधिकार 30 सालों के लिए निजी कंपनी को दिया जाएगा। ये कंपनी ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से टोल वसूलेगी और इसका संचालन करेगी। इसके बदले प्रदेश सरकार को एक मुश्त रकम देगी। संचालन करने वाली कंपनी इस रकम का उपयोग गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने में होगा और जमीन पर खर्च के लिए यूपीडा को 9255 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जमीन खरीदने के लिए वसूला जाएगा टैक्स के जरिए वो पूरा खर्च, जिसका जो उपयोग होगा वो जमीन खरीदने के लिए होगा गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर, टोल टैक्स से खरीदी जाएगी अब गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने के लिए फंड का इंतजाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए होगा। यानी कि आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो भी टोल पड़ते हैं, अब उनके जरिए जो रकम आएगी उससे वो जमीन खरीदी जाएगी जिस पर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। तो आलोक राय, असिस्टेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, टोल टैक्स से अब गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदी जाएगी और साथ ही कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि एक्सप्रेसवे के टोल का अधिकार जो है 30 सालों के लिए निजी कंपनी को दिया जाएगा, जिसमें आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे से टोल वसूलेगी वो कंपनी कौन सी होगी? और क्या जितना भी टोल वसूला जाएगा वो सारा सरकार को दे दिया जाएगा जमीन खरीदने के लिए, या फिर उसमें से कोई रकम होगी जो कि निर्धारित की जाएगी कि आपने इतना अर्न किया है तो इसमें से इतनी रकम उस जमीन के लिए? देखिए, एक फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से और यूपीडा की तरफ से कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उसका जो टोल टैक्स वसूली का काम है और उसके संचालन का काम है एक निजी कंपनी को दिया जाएगा 30 सालों के लिए। और इस मामले में वो निजी कंपनी एक मुश्त रकम सरकार को देगी, यूपीडा को देगी, जो लगभग 4,500 करोड़ के आसपास होगी। जाहिर सी बात है, करीब 9,500 करोड़ के आसपास रुपया चाहिए गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, जो मेरठ से प्रयागराज तक बना रही सरकार की बड़ी योजना है। इसलिए 9,000 करोड़ प्लान किया है कि एक तो जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उसका जो निजी को 30 सालों के लिए दिया जाएगा, वसूली के लोन मिलेगा यूपीडा को 1,000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1,800 सरकार से यूपीडा तो इस पैसे से जो है ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और जो 30 सालों के लिए दिया जाएगा उसका निजी कंपनी पूरी रकम एक साथ ही सरकार को देगी। तो जाहिर सी बात है, सरकार के पास एक साथ इतना बड़ा आ जाएगा जिससे पूरी एक्सप्रेसवे परियोजना को कंप्लीट करते तो बड़ा प्लान तैयार किया गया है और इसके लिए जल्द ही इन्वेस्ट आमंत्रित की जाएगी, फिर निविदा होगी, जिसमें जो है कंपनियां भाग लेगी, तो बाद उस कंपनी का चयन कर उसको जो है काम दिया जाएगा टोल टैक्स वसूली और संचालन तक। आलोक, जमीन पर खर्च के लिए यूपीडा को 9255 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब इसमें जो एक सवाल खड़ा होता है वो ये कि किसी निजी कंपनी को ये टोल आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो बने हुए हैं ये क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये पूरी प्रक्रिया खुद इनके जरिए नहीं हो सकती? आलोक, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क इशू है। दोबारा कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की। तो मऊ से खबर है, अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। शूटर गिरधारी शर्मा के पिता की शराब की दुकान सील कर दी गई है। आबकारी विभाग की टीम ने देसी शराब के ठेके को सील कर दिया है। चिरैया कोट थाना क्षेत्र के सरसेना बाजार में शराब की दुकान थी। शूटर गिरधारी शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। तो शूटर गिरधारी शर्मा, जिसका नाम इस हत्याकांड में आया था अजीत हत्याकांड, और अब इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई। आबकारी विभाग की टीम ने शूटर गिरधारी शर्मा के पिता की शराब की दुकान को सील कर दिया है। तो अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, शूटर गिरधारी शर्मा के पिता की शराब की दुकान सील। आबकारी विभाग ने ये देसी शराब के ठेके को सील किया। चिरैया कोट थाना क्षेत्र के सरसेना बाजार में शराब की दुकान थी। शूटर गिरधारी शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो अब ये बड़ी कार्रवाई शूटर गिरधारी शर्मा के खिलाफ, पिता की दुकान, शराब का ठेका, देसी शराब का ठेका जिस पर कार्रवाई की गई उसको सील कर दिया गया है। कौन वाली है ये?
तो अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई। शूटर गिरधारी शर्मा के पिता की शराब की दुकान को सील किया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने देसी शराब के ठेके को सील किया। चिरैया कोट थाना क्षेत्र के सरसेना बाजार में ये शराब की दुकान थी, जिस देसी शराब के ठेके को आबकारी विभाग ने सील किया। आपको बता दें कि शूटर गिरधारी शर्मा का नाम अजीत सिंह हत्याकांड में आया था, जब से वो फरार चल रहा है और साथ ही उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। और इसी कार्रवाई के दौरान अब ये बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग ने की। दुकान सील कर दी गई है शूटर गिरधारी शर्मा के पिता की। तो शराब का ठेका था और इसी कार्रवाई के तहत ये शराब का ठेका सील किया गया। अभिषेक राय संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर जो शूटर गिरधारी शर्मा है उसके पिता की दुकान थी, ठेका था शराब का, जो कि सील कर दिया गया है। क्या ये इसी कार्रवाई के तहत किया गया है या फिर कुछ नियम के विरुद्ध ये शराब के ठेके में कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से सील किया गया? जी, आप बता दें कि जो लखनऊ में जो हत्या हुई थी अजीत सिंह की, उसी मामले में 2 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें 2 लोगों का नाम आया था। उनका ठेका चल रहा था मऊ में और पुलिस अधीक्षक और डीएम के कार्रवाई से ये दो लोगों पे कार्रवाई है। तो उनकी 2 देसी शराब की दुकान थी, उसको कब्जे में लेकर उनको सील कर दिया। और सारे अधिकारी मतलब आबकारी विभाग के अधिकारी थे, पुलिस अधीक्षक थे और स्थानीय पुलिस थी, सारे लोगों ने कार्रवाई की है। ठीक। और जिस तरीके से अभिषेक आपने बताया कि 2 लोग थे जिनके खिलाफ आरोप दर्ज किया गया है, जिसमें एक शूटर गिरधारी है, दूसरे अगर आरोपी की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ के एक माफिया का नाम आया था सामने कि उसने अचानक हत्या अजीत सिंह की कराई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस मामले की जांच कर रही है। मगर जो हत्या में बताया जा रहा था वो जेल में बंद है, मगर उसका शूटर बताकर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो उनके सहयोगी थे, 2 लोगों का नाम जिसमें आ रहा था, उनका एक और नाम सा आया है जिसमें अखत प्रताप सिंह है, उनका भी एक उनका चला था, उनके पिता के नाम से चला था, उनका कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए 24 सेंटर बनाए गए हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को ड्राई रन के लिए सेंटर बनाया गया है। गाजियाबाद में पहले चरण में 750 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए 44 सेंटर बनाए गए हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को सेंटर बनाया गया है। गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए 44 सेंटर बनाए गए हैं गाजियाबाद में, और साथ ही प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों को ही सेंटर बनाया गया है। तो गाजियाबाद में पहले चरण में 750 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि आज फाइनल ये ड्राई रन है उत्तर प्रदेश का, और इसके बाद 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। दूसरा चरण है। पहला चरण हम लोगों ने 5 तारीख को किया था और आज ये दूसरा चरण इसमें संपन्न हो रहा है। कुछ 44 सेंटर पर हम लोग इसको आज आयोजित कर रहे हैं। और पिछली बार जो हमने पहला किया था उसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई थी और जो हमने वहाँ से सीखा था उसको हम इस चरण में पूरा कर रहे हैं। और आज जो हमने इस हॉस्पिटल में देखा है 15 उसका बेनिफिशरीज के लिए आज टारगेट था, 15 के 15 यहाँ कंप्लीट हो गए और जो पिछली कमियां थी वो पूरी यहाँ पर दुरुस्त और ठीक नजर आई। सर, ड्राई रन में कितने और सेंटर्स भी हम देखने जा रहे हैं। ड्राई रन टोटल कितने लोगों पर किया जा रहा है और कितनी टीम है? हर सेंटर पर 15 लोगों का किया जा रहा है। और हमारा जो एक्चुअल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो 16 तारीख को शुरू होगा। जो नेशनल लॉन्च है उस दिन हमारे यहाँ भी होगा और उस दिन हम 700 लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे और उसकी पूरी तैयारी हमारे जनपद में है। और इसको और भी इसमें जो भी संभावना है उसको आज हम तो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को सेंटर बनाया गया है। आज फाइनल ड्राई रन है। तो टीकाकरण अभियान से पहले ये तीसरे चरण का ड्राई रन जो कि फाइनल है, जिसमें 44 सेंटर बनाए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों ही शामिल है सेंटरों में। साथ ही आपको बता दें कि इन 44 सेंटर में ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो पहले चरण में 750 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
मेरठ से खबर है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन ने 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण को लेकर कमर कस ली है। इस मामले में डीएम ने बताया कि जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी और किस किस व्यक्ति के लिए पहला टीकाकरण होगा, इस बात की जो सूची है वो जल्दी ही जारी होगी। वहीं डीएम ने बताया कि सभी टीम मुस्तैद कर दी गई है और साथ साथ प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही टीकाकरण को लेकर के जिले के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। टीकाकरण को लेकर जल्द वो लिस्ट जारी हो जाएगी जिनको पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। हो चुका इस मेडिकल कॉलेज का, हमारे जो मेडिकल कॉलेज को एक सेंटर चुना गया है कि जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से हमारे लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे, जो उसमें टीम लगी उनसे संवाद करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा उत्साह का दिन है, बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे मेडिकल कॉलेज को इस ड्राई रन हेतु, सीधे संवाद हेतु चुना गया है। सर कितने लोगों को ड्राई रन किया जाएगा आज? लगभग तो 25 लोगों को ड्राई रन। सर किस तरीके से ड्राई रन के बाद में क्या तैयारी की गई है? पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए पूरा कैमरे, पूरा नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया गया जिससे वहाँ से हमारी बात आराम से हो सके। और दूसरा जो गाइडलाइंस हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ऐप पे होगा रजिस्ट्रेशन, फिर टीकाकरण होगा, फिर ऐप पे उसको यस किया जाएगा, उनका टीकाकरण हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से ऑब्जर्वेशन रूम में जाएंगे। ऑब्जर्वेशन रूम में हमारे मेडिसिन के डॉक्टर एस.एल. वर्मा, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। और पूरा अगर कोई भी अन्यथा की स्थिति या कोई भी एफआई की एडवर्स एक्शन की स्थिति होती है, उसके लिए हमारे पास 2 यहाँ बेड हैं, उन पर पूरा ऑक्सीजन वगैरह सब चीज़ें हैं। पूरा इमरजेंसी डील करने के लिए हर चीज़ उपलब्ध है, जिससे कोई भी परेशानी हो उसको तुरंत। अच्छा, कैसे लगेगा, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें? ये हमें सब कुछ बताया है। क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? पहले लगवाई थी वैक्सीन? हाँ जी, हमने वैक्सीन लगवाई है पहले। तो कोई मन में कोई डर या किसी चीज़ की? कोई ऐसी दिक्कत परेशानी, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई इस बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, वैक्सीन को लेकर? जो हमारे इसमें आया है बहुत अच्छा है, इसलिए कि हमें जो ये बीमारी चल रही है इससे निजात जूझ रहा था देश, तो इससे ठीक। हमें मुक्ति मिल रही है। मतलब ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जल्दी से मेडिकल कॉलेज में यहाँ वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है और इसी के साथ साथ जनपद में 69 और साइट्स में भी हमारा ड्राई रन चल रहा है। सारी जगह पे अधिकारी कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं, उन लोगों को पर्याप्त ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है। और जैसे वैक्सीन प्राप्त होगा और शासन से किस सोसाइटी में कितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा, ये सूची भी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा वैक्सीनेशन का कार्य जो लॉन्च का दिन है उस दिन से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। सर 16 तारीख को लेकर हम कितने तैयार हैं? तो उसी 16 तारीख के लिए जो एक्चुअल वैक्सीनेशन शुरू होना है उसी के लिए आज का ड्राई रन चल रहा है। तो सारे जगह पे आज ड्राई रन होगी, फिर उसको थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी होगी, उन लोग भी अपना फीडबैक शेयर करेंगे, फिर उसमें यदि कोई कमी है तो उसको पूर्ति किया जाएगा ताकि 16 तारीख में कहीं कोई। नोएडा से खबर है जहां पर पीजीआई अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। नोएडा में ड्राई रन को लेकर 30 जगहों पर 75 सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर नोएडा में तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी सेंटर पर वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। तो पीजीआई अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। 75 सेंटर बनाए गए हैं 30 जगहों पर नोएडा में। तो फाइनल ड्राई रन है आज उत्तर प्रदेश में। नोएडा की बात करें तो 30 जगहों पर 75 सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर नोएडा में तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। तो सभी सेंटर पर वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। तो 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और उससे पहले ये आखिरी बार एक फाइनल ड्राई रन। देखिए, आज 30 जगह पे 75 साइट बनाई गई हैं, 75 साइट। हर साइट पे 15 वैक्सीनेटर का वैक्सीनेशन होगा, 15 का, और 75 साइट पे होगा। प्रक्रिया ये है कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तो ये वेटिंग हॉल है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसमें बीच में साइनेज लगे हुए हैं
इसके बाद यहाँ 6 काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वेरीफाई होके अंदर जाएगा, जिसको वैक्सीनेट करना है अंदर जाके उसे लिस्ट से मिलाया जाएगा और वैक्सीनेटर रूम में जाएगा। वैक्सीनेटर रूम में वैक्सीनेट करेगा। उसके बाद आधा घंटे तक ऑब्जर्वर हमने बनाया हुआ है, ऑब्जर्वर रूम। वहाँ पर 2 लोग हमारे यहाँ रहेंगे पर सेशन साइड, 2 लोग रहेंगे। उन 2 लोगों वो जो है ऑब्जर्व करेंगे उनको आधा घंटा। कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आई तो तुरंत सूचना देंगे, उसके अनुसार काम होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो आधे घंटे बाद उनको घर जाने देंगे। देखिए आज 30 जगह पे 75 साइट बनाई गई हैं, 75 साइट। हर साइट पे सुल्तानपुर से खबर है जहां पर एक चचेरे चाचा ने अपने भतीजे पर खौलता तेल फेंक दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद की वजह गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टांटिया नगर में आरोपी कुंतल ने अपने भतीजे पर खौलता तेल फेंक दिया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। गोसाईगंज क्षेत्र में आज प्रातः टाटिया नगर चौराहे के पास एक विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के जलने की चोट आ गई है। 75% जल गया है विशाल निषाद, और एक महिला शकुंतला देवी 15% गर्म तेल से जल गई है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि आज सवेरे एक ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आरोपी पक्ष समर बहादुर ने बगल में समोसा बना रहे व्यक्ति का कढ़ा उठाकर अपने प्रतिपक्षी पर फेंक दिया, जिससे ये घटना कारित हुई। घटना का अन्य विवरण प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाइश की गई थी, हदबर्दारी की गई थी, किंतु जो घायल पक्ष है वो उस निर्णय को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए ये विवाद आज प्रातः हुआ। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सोनभद्र से खबर है जहां पर मुस्लिम महिला को पति ने फोन पर 3 तलाक दिया। दहेज नहीं देने पर महिला को फोन पर 3 तलाक दिया गया है। महिला ने डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के कोरची गांव की रहने वाली है महिला। गुजरात में कारीगरी का काम करता है महिला का पति। मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पति ने फोन पर महिला को यानी कि अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया। तो दहेज के उत्पीड़न का आरोप पत्नी ने पति पर लगाया है। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, अब कार्रवाई कर रही है। तो महिला ने डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तलाक 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 कहकर मेरे हस्बैंड जमीन हुसैन ने मुझे तलाक दे दिए हैं, इसीलिए आई हूँ। कौन आपको 3 तलाक के बारे में बोला? हमारे हस्बैंड जमीन हुसैन। वो कहाँ रहते, क्या करते हैं? कोरची के निवासी हैं। इस समय वो गुजरात में कारोबार कर रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के आज दुधी थाने में आपको तहरीर दी है? जी। क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहते हैं। ये आपके जो घर परिवार के लोग थे उनके द्वारा भी प्रताड़ना किया जाता था क्या आपको? जी, बहुत प्रताड़ना किए हैं लोग। किस तरीके का प्रताड़ना आपने झेला है? बहुत मारपीट, गाली गलौज बहुत करते हैं, घर से बाहर भी निकाल दिए। इस मामले में घर परिवार के लोगों ने, ससुराल पक्ष के लोगों ने आपका कोई सहयोग नहीं किया? कुछ भी नहीं, कभी नहीं। ये कितने दिनों से चल रहा था आपके साथ? 5 वर्ष से। 5 वर्ष से चल रहा था। जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है। खैरुद्दीन के लड़के से शादी किए थे आज लगभग 5 साल पहले, और उनका जब तो ये बोला कि उनको पैकेज के लिए कि हम पैकेज ले लेंगे, इसके बाद लड़की को छोड़ देंगे। तो हमने बोला कि आखिर पैकेज जब लेना था तो हमारा क्यों इसे डाला जाल में? कहे कि नहीं कि हम लड़की को मुआवजा मिल जाएगा, हम लड़की को छोड़ ही देंगे। मगर इसके बजाय 4-5 बार हम वहाँ चौकी में आए, समझौता हो कि भेजिए अपने गांव में, कम से कम 5 बार हम फैसला कराए, फिर भी समझौता हो ही गया। मगर फिर यही लगभग 6 तारीख के उनने सभी कोई मिल के भी मारपीट किए लड़की के, फिर भी वो कहे कि लड़की की बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करते 6 तारीख के तिलाक दे दी। जी थाना क्षेत्र में कोरची ग्राम निवासी रेहाना नाम की एक महिला ने अपने पति समेत 9 व्यक्तियों के विरुद्ध
दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कराया है। उस महिला की शादी उसी गांव में है। साथ ही उसने अपने एफआईआर में भी आरोप लगाया है कि उसका पति जमीर, जो अहमदाबाद में रहता है, टेलीफोन पर बहस के बाद उसको टेलीफोन पे ही 3 तलाक दे दिया। तो इस प्रकार इस प्रकरण में पति के परिवार के 9 सदस्यों सहित पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और साथ साथ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जी थाना क्षेत्र में बलिया के सोंडेही बिलथरा मार्ग पर उभाव पुलिस ने एक शख्स को गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। बलिया की उभाव पुलिस ने गांजा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। कानपुर देहात में दबंगों ने युवक को पीटा। आधा दर्जन दबंगों ने युवक से मारपीट की। दबंगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बरौर थाना क्षेत्र के बरौर कस्बा की ये घटना है। तो आधा दर्जन दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कानपुर देहात में दबंगों ने युवक को पीटा। तो आधा दर्जन दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। दबंगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। बरौर थाना क्षेत्र के बरौर कस्बा की ये घटना है। तो कानपुर देहात का ये मामला, कानपुर देहात के बरौर की ये घटना है। सीसीटीवी कैमरे में साफ देख सकते हैं आप इसकी ये तस्वीर में कि ये कई लोग हैं जो कि एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं।